गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपनी ज्योग्राफी की क्लास को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज हमारी ये इस वर्ष की अंतिम क्लास है। अब हमारे क्लास को लेकर अगले साल आपके सामने हाजिर होंगे। तो जैसा कि हम क्लास से पहले सामान्य निर्देश कुछ बताते हैं तो उनको हम दोहरा रहे हैं। हालांकि आप इन सब को जानते हैं और इनका पालन कर रहे हैं, फिर भी आपको एक बार इनको याद दिला देते हैं। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें, कक्षा को पूरी स्क्रीन में देखें और वीडियो विंडो के नीचे दाएं कोने में जो स्क्वायर बना हुआ है इसको क्लिक करके बड़ा कर लें और केवल चैट बॉक्स में विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछें। अनावश्यक बातें चैट बॉक्स में ना करें, क्योंकि आपकी ये अनावश्यक बातें उन बच्चों के क्वेश्चंस को प्रभावित करती हैं जो विषय के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, हम कोविड-19 के दौर में हैं और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें अपने बिहेवियर को कोविड अप्रोप्रिएट बनाना है, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलें या कहीं पर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं या सामाजिक स्थानों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों की साफ सफाई करें और उसको सैनिटाइज करें। इस व्यवहार को अपनाने से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं और इस कोविड की लड़ाई में हम विजयी हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इस व्यवहार का पालन कर रहे होंगे और आप अपने आसपास के लोगों को और अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल सचेत होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे दिल्ली जो हमारा प्यारा सा आवास है, इसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो कैंपेन चल रही है, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, मुझे आशा है कि आप इसमें पूरी तरह से भागीदारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको हमने कई बार बताया है कि जब आप रोड पर हों तो रेड लाइट के ऑन होते ही आप अपने वाहन के इंजन को बंद कर दें। इससे हमें दो लाभ होंगे। एक तो हमारी जो प्यारी सी दिल्ली है, ये हमारा आवास है, इसका पर्यावरण सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा और इससे हमारे जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी भी बचत होगी। और इस तरह इस व्यवहार से हम 15 से 20% दिल्ली के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक अपने अच्छे नागरिक और अच्छे विद्यार्थी होने का एक सबूत हम दे सकते हैं। और ये हमारा दायित्व भी है कि हम अपने घर को, अपनी प्यारी सी दिल्ली को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। मुझे आशा है कि आप इसमें सहयोग दे रहे होंगे और इस व्यवहार का पालन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जिस क्लास में अगर कोई आपको कोई एरर या कोई ऐसी तथ्यात्मक गलती नजर आती है तो प्लीज हमें जरूर उसको बताएं। हम अगली कक्षा में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा उन साथियों से भी अनुरोध है जो हमारे साथ चैट बॉक्स में है, हमारे साथी हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई इस तरह की कोई फैक्चुअल मिस्टेक्स आपको नजर आ रही है तो हमें भी उसको सूचित करें और चैट बॉक्स में छात्रों को उसको सही करके बच्चों तक पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत तथ्य छात्रों तक ना पहुंचे। प्यारे बच्चों, ये हमारी ज्योग्राफी की टीम है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, हर क्लास में आप इसको देखते हैं। तो बस अब हम क्लास की तरफ चलेंगे। जैसे ही जैसा कि आपको मालूम है कि आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है या कक्षा में जिस पर चर्चा होगी, तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का जो चैप्टर 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, जिस पर पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई थी, उसके ही हम सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से विचलित से रहते हैं, आपको इंतजार रहता है हमारे भारत दर्शन प्रोग्राम का। और उसके लिए आज का जो हमारा भारत दर्शन प्रोग्राम पूनम नेगी मैडम के साथ है, तो जल्दी से चलिए पहले इस भारत दर्शन प्रोग्राम का आनंद उठाइए और उसके बाद हम अपनी क्लास की चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए भारत दर्शन की यात्रा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और लीजिए, आज हम आ पहुंचे हैं आपके पास लेकर के इस साल की आखिरी भारत दर्शन की यात्रा। जी हाँ, ये हमारी ज्योग्राफी की आखिरी क्लास है इस साल में। अब आपसे मिलना होगा नए साल में। तो करें आज की एक और यूनिक यात्रा। आज कहाँ जाने वाले हैं हम? आज हम पहुंचे हैं कर्नाटका और कर्नाटका में हमको जाना है उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। उडुपी डिस्ट्रिक्ट से हमको लेनी होगी एक छोटी बोट जिसे कहा जाता है फेरी, और फिर हम पहुंच जाएंगे सेंट मेरी आइलैंड में। सेंट मेरी आइलैंड 4 आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें कोकोनट आइलैंड,
नॉर्थ आइलैंड, दरिया बहादुरगढ़ आइलैंड और साउथ आइलैंड शामिल हैं। इनमें से कोकोनट आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड बहुत ही खूबसूरत हैं और कई बार सेंट मेरी आइलैंड को कोकोनट आइलैंड के नाम से भी रेफर किया जाता है। कर्नाटका के मेन लैंड से अरेबियन सी में 4 माइल की दूरी पर स्थित ये जियोलॉजिकली बहुत ही यूनिक आइलैंड्स हैं। ऐसा स्टडीज से रिवील हुआ है कि ये एक्चुअली में जब मेडागास्कर डेक्कन प्लेट्यू से जुड़ा हुआ था उस टाइम के ये रॉक फॉर्मेशंस हैं और जब बाद में मेडागास्कर अलग हुआ तो यहाँ पे जो बेसाल्टिक लावा के फ्लो हुए उसके कारण ये बहुत यूनिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बने हैं। ये लावा फ्लो जो है ये आपको मेनलैंड पर भी डेक्कन ट्रैप में देखने को मिलता है, मगर यहाँ पर ये बहुत यूनिक है क्योंकि ये एक्चुअली फॉर्म हुए थे एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बट ओवर द इयर्स इरोजन के कारण ऊपर की रॉक्स हट जाने के कारण अब ये ऊपर हमें सरफेस पर विजिबल हैं और इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने इनको बड़े कायदे से इकट्ठा रख दिया हो, बट ऐसा है नहीं। जब आप इनको सामने से देखते हैं तो ये वर्टिकल दिखाई देते हैं, जबकि आप इनको अगर ऊपर से एरियल व्यू लेते हैं तो ये हेक्सागोनल या मधुमक्खी के छत्ते जैसी शेप बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे गीली मिट्टी अगर सूखती है क्ले मिट्टी तो उसमें इसी तरह के क्रैक्स बनते हैं। तो सेम प्रोसेस से जब बेसाल्टिक लावा सूखता है तो वो भी इसी तरह के शेप्स लेता है और इसको हम कहते हैं लीमर लावा या फिर हम इसको कॉलमर जॉइंट्स भी कहते हैं। और ये अपनी यूनिकनेस के कारण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2001 में इन्हें जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स का में शामिल कर लिया था और ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां पे लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, इनके प्यारे प्यारे यूनिक स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आते हैं और ये एक्चुअली में जियो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। और आप यकीन मानेंगे कि इसमें जो पिलर्स हैं उनकी हाइट 20 फुट से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो कितना खूबसूरत है ना। साथ ही में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा बीच जहां पे ऑयस्टर्स या फिर जिनको हम सीप बोलते हैं पूरे पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर आपको केवल सीप ही सीप दिखाई देंगे, सैंड दिखाई ही नहीं देगा। बट वहां पे जाने के लिए काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि वो हाई टाइड रीजन रहता है और वहां पे सिक्योरिटी की वजह से हर समय आपको नहीं जाने दिया जाता। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नाइट स्टे का कोई प्रोविजन नहीं है, तो टाइम पर फेरी पकड़ के वापस आ जाइएगा मालपे बीच पे। मालपे बीच से अरेबियन सी में होता सनसेट देखना अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। ये इंडिया की कुछ बेहद साफ सुथरी बीचेस में से एक है और क्योंकि ये अभी बहुत पॉपुलर नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा और भीड़ भी नहीं मिलेगी। आगे बढ़े, उदुपी आए हैं तो शॉपिंग करना तो बनता है और उदुपी में आपको बहुत सारे सैंडलवुड आइटम्स खरीदने को मिल जाएंगे, लकड़ी का सामान खरीदने को मिल जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथिंग लाइक कांजीवरम की साड़ियां भी आपको खरीदने को मिल जाएंगी। प्लस क्योंकि आयुर्वेदा यहाँ पर बहुत पॉपुलर है तो आपको बहुत तरह के एसेंशियल ऑयल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। उदुपी आए और उदुपी का ट्रेडिशनल खाना ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उदुपी का ट्रेडिशनल खाना इनफैक्ट पूरे इंडिया में फेमस है, तो यहाँ पर आके ट्रेडिशनल उदुपी फूड खाना तो बनता है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं हम कॉइन म्यूजियम की ओर। कॉइन म्यूजियम जो कि कॉर्पोरेशन बैंक के ओनर के घर में ही बनाया गया और इसको एक्चुअली म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया लेटर ऑन। यहाँ पर आपको 400 BC के भी जो है कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में इसको कई बार फाइनेंशियल टेम्पल का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो 1400 कॉइन्स हैं अगर हम उनकी करंट मार्केट वैल्यू लगाएं तो वो लगभग 4 मिलियन रुपए बनाती हैं। तो कितना यूनिक है ना। आगे बढ़े, अगर आप नेचर की शांति में जाना चाहते हैं तो जमोलो तीर्था और कुंदलू फॉल्स आपके लिए आइडियल प्लेस है। जमोलो तीर्थ में पानी की कलकल बहती ध्वनि और साथ ही में पक्षियों का स्वर, ऐसे लगता है जैसे नेचर कोई संगीतकार बन गया है और हम नेचर का बहुत ही सुंदर गाना सुन रहे हैं। कितनी प्यारी प्यारी जगहें हैं ना हमारे इस प्यारे से कंट्री में। तो फिर आज बढ़े अब अपनी क्लास की ओर। थैंक यू पूनम नेगी मैडम। प्यारे बच्चों, अब मजा आया ना।
आज आपको इस भारत दर्शन की यात्रा में, बस अब हम जल्दी से अपनी क्लास में आ जाते हैं। पिछली कक्षा में प्यारे बच्चों हमने बात की थी ये तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं में ये कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें हमने दो प्रमुख क्रियाओं पर हमने बात कर ली थी। उसमें व्यापार और वाणिज्य पर हमारी चर्चा हो चुकी थी और परिवहन पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो आज जो क्लास की शुरुआत है या चर्चा का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेंगे वो संचार, सेवाएं, और सेवाओं में भी जो हमारी विशिष्ट सेवाएं हैं उन पर हम बात करेंगे। और इस सेक्टर के तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर में से आगे चतुर्थक और पंचम सेक्टर की बात हम इसमें आज की क्लास में हम करेंगे। तो इसके समय ना गंवाते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ले लेते हैं संचार। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने उठता है कि संचार होता क्या है, हम संचार किसे कहते हैं। तो संचार की जब अर्थ की बात आती है या परिभाषा की बात आती है तो शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आना जाना है उसको हम संचार कहते हैं। जिस माध्यम से भी हम अपने शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका प्रेषण करते हैं, तो सारे जो मीन्स हैं, वो सारे जो तरीके हैं वो संचार के माध्यम कहलाते हैं। शिक्षार्थियों, लेखन का जैसे आविष्कार हुआ है उसने संदेशों को संरक्षित कर दिया। हमारे जो संदेश हैं, जो हमारे तथ्य हैं, विचार हैं, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं, इनको लेखन कला ने या लेखन कला के आविष्कार के बाद में ये संरक्षित हुए हैं और ये परिवहन पर निर्भर हुए। तो परिवहन के द्वारा इनका आना जाना शुरू हो गया, इसलिए परिवहन को हम संचार के पथ कहते हैं। तो संचार क्या है? संचार उन सभी हम साधनों को संचार के अंतर्गत रखते हैं जो हमारे संदेशों को, शब्दों को, तथ्यों को, विचारों को का आदान प्रदान करते हैं या उनका प्रेषण करते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो लेखन ने इसको संरक्षित किया है, इसको परिवहन पर निर्भर बनाया है, और परिवहन के जितने भी रूप हैं, जितने भी तथ्य रहे, मीन्स रहे हैं, उन्होंने इनको एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद की है। इसीलिए परिवहन के साधनों को या सभी रूपों को हम संचार पथ कहते हैं। जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो प्राचीन समय से ही हमारे संदेश, हमारे विचार हाथ से पशु द्वारा ये परिवहित होते रहे हैं। इन्होंने इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया। जैसे मोबाइल, दूरभाष और इंटरनेट और उपग्रह जैसे जो विकास हुए हैं, इन्होंने काफी हद तक इसको परिवहन से मुक्त किया। जो पहले परिवहन पर हमारा संचार निर्भर था, तो मोबाइल के विकास से, दूरभाष या टेलीफोन के विकसित होने से, इंटरनेट और उपग्रह संचार के विकसित होने से ये काफी हद तक अब परिवहन पर निर्भर नहीं रहा है। और ये हमने देखा है कि जहां जहां परिवहन जाल सक्षम है और विकसित होता गया, हम संचार का फैलाव और सरल हुआ है। लेकिन अभी भी जो पुराने हमारे तंत्र हैं, मोबाइल, दूरभाष, इंटरनेट और उपग्रह संचार से पहले जो हमारे जो पुराना तंत्र था संचार का, वो अभी भी लगभग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और आज भी हम पूरे विश्व में देखते हैं कि बहुत बड़ी विशाल मात्रा में जो हमारे डाक हैं, पत्र हैं, उनका निपटारा डाकखानों द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारे संचार के बारे में है कि संचार क्या है, संचार से कुछ जुड़ी हुई जो बातें वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम बात कर लेते हैं संचार के अंतर्गत हम प्रमुख सेवाएं संचार की। और दूर संचार का जो प्रयोग है ये आधारित है विद्युतीय प्रौद्योगिकी पर। तो दूर संचार का जो प्रयोग है ये विद्युतीय प्रौद्योगिकी पर से जुड़ा हुआ है और इसने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति चला दी। अब जो हमारे संदेश हैं उनको जो भेजने का समय है उसमें बहुत अधिक बचत होने लगी है। मोबाइल और इंटरनेट के आविष्कार ने तो संचार में को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। बहुत ही जल्दी से, तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। एक आधुनिक संचार प्रणाली में अगर हम देखें तो जो हमारे प्राचीन समय के या जो पहले शुरुआती दौर के जो हमारे जैसे तार भेजना, मोर्स कोड के द्वारा हम संदेश भेज देते हैं, टेलेक्सी, अब आजकल ये भूतकाल की बात होगी। अब हम मोबाइल, इंटरनेट और आपका जो उपग्रह संचार, इसके माध्यम से अपने संदेशों को प्रत्यक्ष रूप से बहुत जल्दी से विश्व के कोने कोने में हम भेज सकते हैं। तो इसी तरह से आगे जब हम देखते हैं तो रेडियो और दूरदर्शन हमारे संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साधन रहा है। ये विश्व भर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने के बहुत ही प्रभावकारी, कार्य और तीव्र माध्यम है। और ये पूरे विश्व में श्रोताओं को प्रसारण करते हैं, सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, संदेश प्रसारित करने में इनका योगदान रहता है।
और ये विश्व के कोने-कोने में बेसिकली होने वाली जो घटनाएँ हैं, जिनको हम समाचार कहते हैं, उनको प्रसारित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से समाचार और पत्र और पत्रिकाएँ ये हमारे संचार के प्रमुख साधन रहे हैं और इनके द्वारा लिखित सूचनाओं का विस्तार हुआ है। ये रोज़ाना, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक इस स्तर पर प्रकाशित होते रहते हैं और उसको बहुत ही प्रभावकारी बनाया है और इसमें लेखन बड़ा रोचकतापूर्ण होता भी है। तो ये हमारा एक साधन रहे हैं संचार के। अब जो आधुनिक संचार के साधन में वो इंटरनेट और उपग्रह संचार है और इसने पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं के प्रसारण में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। इंटरनेट ने तो पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का जो प्रसारण है, उसको बहुत ही सरल और बहुत ही विस्तृत बना दिया है और ये विश्व में जो संचार तंत्र है, उसमें प्रभावशाली क्रांति लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये हमारी जो सेवा है तीसरी संचार, उस पर मैंने चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि संचार क्या है। संदेशों का, तथ्यों का, विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन माध्यमों से हम इनका प्रसार करते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। ये हमारे जो परिवहन के साधन थे उन पर निर्भर थे। फिर धीरे-धीरे जैसे हमारे जो मोबाइल, इंटरनेट और ये सेवाएँ हमारी विकसित होती गईं, तो ये परिवहन से बिल्कुल मुक्त हो गया है और आज भी हम दूरसंचार, रेडियो और दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, इंटरनेट उपग्रह इनके माध्यम से हम इसको कर रहे हैं और आज हमारा जो इंटरनेट का ज़माना है, इस सेवा ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है, भर कर आया है। ये विज्ञापन और मनोरंजन इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हमारी संचार सेवा के बारे में थी। जब इससे आगे हम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं की बात करते हैं, ये हमारी जो स्लाइड्स पर है संचार का जो तंत्र है, किस तरह से काम करता है, जो उपग्रह संचार है, उसको दिखाया गया है। तो जो आसानी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह सैटेलाइट से हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। आगे जो हमारा जो अगला आगे जो सेक्टर है वो है सेवाएँ। तो परिवहन, व्यापार और वाणिज्य और संचार के बाद में जो नंबर आता है वो सेवाओं का आता है, अन्य सेवाओं का आता है। अन्य सेवाओं में बहुत सारी सेवाएँ हैं, इनमें कुछ सेवाएँ व्यक्तियों को चलाती हैं, कुछ उद्योगों को चलाती हैं, कुछ व्यक्ति और उद्योग दोनों को चलाती हैं। जैसे हम परिवहन को ले सकते हैं, ये व्यक्तियों के लिए भी हैं, उद्योगों के लिए भी हैं। तो ये सेवाएँ प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और ये समाज में आवश्यक और प्रभावशाली होती हैं। सेवाएँ 2 प्रकार की होती हैं, कुछ सेवाएँ विशिष्टीकृत होती हैं, जैसे लेखाकार की सेवाएँ हैं या डॉक्टर की सेवाएँ हैं, वकील की सेवाएँ हैं, ये आपकी विशेषीकृत सेवाएँ हैं और कुछ सेवाएँ देखने में बड़ी निम्न स्तरीय लगती हैं, लेकिन समाज के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। ये विस्तृत और सर्वसुलभ होती हैं और ये समाज में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इनमें हम देख सकते हैं माली, धोबी, सेवाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। ये हमें सेवाएँ जो है ये भुगतान करने के बदले मिलती हैं, जो व्यक्ति इनका भुगतान करते हैं उनको ये सेवाएँ उपलब्ध होती हैं। इनको भी अगर हम देखें तो ये 2 प्रकार की हैं, शारीरिक श्रम वाली सेवाएँ हैं, इसमें अभी-अभी मैंने जो बताया कि माली, धोबी, नाई, पंसारी इस तरह की जो सेवाएँ हैं ये इनमें शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है और अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार ये जो सेवाएँ हैं ये सारी मानसिक श्रम से जुड़ी हुई हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अन्य सेवाएँ जो हैं ये बहुत ही समाज के लिए बड़ी उपयोगी हैं और ये समाज को चलाने में, अर्थव्यवस्था को रन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें हमने 2 प्रकार की देखी विशिष्टीकृत सेवाएँ और निम्न स्तरीय सेवाएँ और ये हमें भुगतान करने के बाद में ये हमें प्राप्त होती हैं और इसमें भी हमने शारीरिक श्रम वाली सेवाएँ और मानसिक श्रम वाली सेवाओं को भी 2 रूपों में हम देख सकते हैं। अब आगे आजकल समाज में या अर्थव्यवस्थाओं में हमने देखा कि सेवाएँ नियमित हो गई हैं। जैसे महामार्गों और पुलों का निर्माण और इनकी देखभाल करना, अग्निशमन विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राहक सेवा आदि, ये सब सरकारों द्वारा और कुछ कंपनी द्वारा संचालित होती हैं और इनको संचालित करने या देखभाल करने के लिए अब इनके निगमों की स्थापना हो गई है। निगमों के माध्यम से इनका संचालन और इनका रख-रखाव हो रहा है। स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, विधि और प्रबंधन ये व्यावसायिक सेवाएँ हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही मनोरंजन और आमोद-प्रमोद की सेवाएँ जो हैं ये बाज़ार पर निर्भर करती हैं, जैसे मल्टीप्लेक्स, व्यापार क्षेत्र या सीबीडी, सेंट्रल बिज़नेस फंक्शन जो उसके ऊपर निर्भर करती हैं। और अगर हम देखें जैसे गोल्फ के मैदान है, ये उन्हीं स्थानों पर बनाए जा सकते हैं जहाँ पर भूमि की लागत जो है ये सीबीडी से काफ़ी कम होनी चाहिए। सीबीडी का मतलब ये है कि कोई एक
गतिविधियां होती हैं तो उसको हम CBD बोल देते हैं। तो ये इस तरह से हमने इस सेवाओं की बात की है। अब दैनिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो बहुत सारी सेवाएं हैं वो सामान्य लोगों द्वारा की जाती हैं, और ये जो सामान्य लोग जो दैनिक जीवन की सेवाएं जैसे मोची, गृहपाल, खानसामा, घरों में काम करने वाले लोग, तो ये सारे अकुशल होते हैं और ये ज़्यादातर प्रवासी लोग होते हैं और बहुत कम भुगतान इनके बारे में प्राप्त होता है। कर्मियों का जो यह वर्ग है ये असंगठित क्षेत्र में आता है, और इसमें आपने देखा होगा कि एक बहुत ही विस्तृत सेवा, बहुत ही यूनिक सेवा एक हमारे देश में है, मुंबई में डब्बा वाला, और ये सेवा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आइए हम इसको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करूंगा कि इस वीडियो के लिए हम जो हमारा ये ग्रेट बिग स्टोरी जो यूट्यूब चैनल है उसका हम बहुत बहुत उसको हम इसका क्रेडिट देते हैं, थैंक्स करते हैं। और हमारा उद्देश्य इस वीडियो को यूज करने का कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स या कॉमर्शियल यूज हम इसका नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, हम केवल और केवल शैक्षिक पर्पज के लिए इस वीडियो का यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, मुंबई में जो डिब्बा वाला है इसकी सेवा को आप देखिए कि किस तरह से सेवा क्षेत्र में एक यूनिक सेवा के लिए जानी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो देखकर बिल्कुल समझ में आ गया हो कि एक ये डब्बा वाला की जो सेवा है ये मुंबई में और एक यूनिक तरह की सेवा है जो केवल और केवल ये भारत में है। लेकिन अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो लॉकडाउन के बाद में ये सेवा बहुत प्रभावित हो रही है, और इस सेवा में जो करने वाले लोग हैं उनके काम करने पर इसका लॉकडाउन का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आगे जब हम चलते हैं तो तृतीय क्रियाकलापों में जो संलग्न लोग हैं वो कौन है, किस तरह के हैं, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। विश्व के सभी समाजों में जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, ये सेवाएं आजकल पूरे विश्व में विस्तृत रूप में फैली हुई हैं, और आज अगर हम देखें तो अधिकांश लोग हैं वो सेवा सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है विकसित और विकासशील देशों में। अधिक विकसित देशों में इस सेवा क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या अधिक होती है, और अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में मात्र 10% से भी कम लोग इन सेवाओं में लगे हुए हैं। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश को देखें तो वहाँ 75% या इससे भी अधिक लोग सेवा क्षेत्र में संलग्न है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील देशों में 1% अभी बहुत कम है। इस सेवा क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के मुकाबले में ये बढ़ रही है, और ये ज्यादा लोगों को ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। और ये अब अगर हम देखें तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से लोगों का पलायन इस क्षेत्र में हो रहा है, इसमें प्रतिस्थापित इस क्षेत्र में हो रहे हैं, और ये अब इसमें धीरे धीरे द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की संख्या घटकर सेवा सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ रही है। आगे हम देखें तो अब सेवा के एक स्पेशल हम उस पर आते हैं पर्यटन पर। ये तेजी से बढ़ती हुई सेवाओं के कुछ उदाहरण देते हैं, और उस उदाहरण में हमने पर्यटन को लिया है। ये पर्यटन एक सेवा है, और ये कैसे रोजगार जनरेट कर रही है, कैसे हमारे लिए एक विदेशी आय का साधन है, और विश्व स्तर पर इसका किस तरह से प्रभाव इसका पड़ रहा है। तो हम पर्यटन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पर्यटन होता क्या है। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार के बजाय, व्यापार के लिए नहीं होती बल्कि आमोद प्रमोद के लिए होती है। अगर हम कोई यात्रा सामान खरीदने या बेचने या बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो वो पर्यटन नहीं कहलाता। पर्यटन में हम जो यात्रा करते हैं वो अपने मनोरंजन, आमोद प्रमोद के लिए, या अपना जो खाली समय अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उसको गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम यात्रा करते हैं, तो उसको हम पर्यटन कहते हैं। और पर्यटन जो व्यवसाय है ये अगर हम इसमें रोजगार प्रदान करने और कुल राजस्व की दृष्टि से देखें तो विश्व का ये अकेला सबसे बड़ा क्रियाकलाप बन गया। इसमें सबसे अधिक रोजगार और लगभग 40% जो राजस्व है वो इस आधार पर ये विश्व का सबसे बड़ा क्रियाकलाप बन गया है। इसके अलावा इस पर्यटन से पर्यटकों को रहने के लिए आवास, उनके लिए भोजन, उनका परिवहन, उनके लिए मनोरंजन की सेवाएं, इस क्षेत्र में स्थानीय लोग लगे हुए होते हैं और इनको ये रोजगार देता है। तो जो पर्यटन में सीधे लोग लगे हुए वो तो हैं ही, इसके अलावा उनके आवास की व्यवस्था करने में, उनके भोजन उपलब्ध कराने में, उनको परिवहन की सेवा देने में, मनोरंजन की सेवा देने के लिए बहुत सारे स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो देश की, किसी भी देश की अवसंरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उद्योग है या फुटकर व्यापार है या शिल्प उद्योग है, इनको पोषित करता है, इनको सहारा देता है, इनको आगे बढ़ाता है। तो ये रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें बहुत सारे जहाँ जहाँ पर ये पर्यटन क्षेत्र विकसित होते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है,
और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो ये हमारे देश की या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है, वहाँ के व्यापार को, जो फुटकर व्यापार है उसको बढ़ावा देता है, और शिल्प उद्योग और जो आपके कल्चरल जो उद्योग होते हैं उनको बहुत बढ़ावा देता है। और ये कुछ देशों में हमने जो देखा है कि पर्यटन ये ऋतुनिष्ठ होता है, ये ऋतु के अनुसार होता है। एक मौसम में पर्यटकों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा होती है, और क्योंकि जो लोगों की जो छुट्टियाँ हैं, अवकाश है, वो मौसम की दशाओं पर निर्भर करते हैं। कुछ दशाओं में जैसे हमारे यहाँ मई और जून के महीने में स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, तो परिवार घूमने के लिए जाते हैं। और जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो पहाड़ों की तरफ वो पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में हमने देखा है कि जो पर्यटन है ये वस्तुनिष्ठ है, ऋतुनिष्ठ है, और ये ऋतु के अनुसार होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र संसार के ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्ष भर पर्यटक आते रहते हैं, ये वो पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो अगर हम संसार में देखें कि कौन-कौन से प्रमुख पर्यटक प्रदेश हैं, तो इनको हम 5 भागों में बाँट कर सकते हैं। पहले भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं और उनके चारों तरफ का जो उष्ण क्षेत्र है, ये बहुत ही आकर्षक पर्यटकों का प्रदेश है। भारत का जो पश्चिमी तट है, ये विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह से शीतकालीन खेलों के जो प्रदेश है, जहाँ पर बर्फीले मैदान हैं और वहाँ पर जो शीतकाल में जो खेल होते हैं, बर्फ के ऊपर जो खेल किए जाते होते हैं, वो क्षेत्र भी पर्यटन के बहुत ही आकर्षक क्षेत्र हैं, और ये मुख्यतः सारे पर्वतीय क्षेत्रों में। कुछ ऐसे हमारे मनोहारी दृश्य या प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी के क्षेत्र हैं, उनमें कुछ दृश्य भूमियाँ हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये भी हमारे पर्यटकों को प्रभावित करने वाले विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के जो केंद्र हैं, वो भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से संसार में जो पर्यटनों के जो आकर्षक प्रदेश कहे जाते हैं, जिनको हम टूरिज्म के अट्रैक्शन प्रदेश कहते हैं, उनमें भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर उष्ण क्षेत्र, भारत का पश्चिमी तट, शीतकालीन खेलों के प्रदेश, और जो नेचुरल और प्राकृतिक जो दृश्य भूमियाँ हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सारे प्रदेश हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र और ऐतिहासिक नगर या हमारे जो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए नगर हैं, वो पर्यटन के प्रमुख केंद्रों में माने जाते हैं। जब पर्यटन को हम देखते हैं तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। इन सबको हम देख लेते हैं। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारणों में पहले पर्यटन की मांग है, और इसमें जो पर्यटन की मांग है, अवकाश के ऊपर पर निर्भर करती है। पिछली शताब्दी में अवकाश के लिए मांग तेजी से बढ़ी है। लोगों को जैसे छुट्टियां प्राप्त होती हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, उनके पास फुर्सत के पल होते हैं, तो वो लोग विश्राम करने के लिए और उन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए पर्यटन की यात्रा पर जाते हैं। तो जैसे जैसे ये अवकाश के लिए मांग, अवकाश के का समय या जीवन स्तर में सुधार आया है, तो पर्यटन की मांग प्रभावित हुई है और ये बढ़ी है। परिवहन की बेहतर सुविधाएं दूसरा कारण है जो पर्यटन को प्रभावित करता है। जैसे जैसे पर्यटन की सुविधाएं बेहतर हुई हैं और ये एक विशाल उद्योग का रूप लेने लगी हैं, तो इससे पर्यटन प्रभावित हुआ है। अब हम ये वायुयान की सेवाएं, रेलवे की सेवाएं, और इसने इसको पर्यटन को बढ़ावा दिया है। और एक पैकेज का जो पर्यटन में जो आविष्कार हुआ है, पैकेज के हिसाब से जो पर्यटन चलता है, इसने भी पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद की और इसको प्रभावित किया। इसी तरह से जलवायु पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है। ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं, वो अधिकांश कुलीन या समुद्र के तटों पर या धूपदार क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य के जो लोग हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। और गर्म प्रदेशों के जो लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं, वो ठंडे प्रदेशों में जाना पसंद करते हैं। तो ये पर्यटन के आकर्षण के बन जाते हैं। जो ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, वो पसंद करते हैं धूपदार मौसम में जाना, और जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं, वो ठंडे प्रदेशों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। तो ये चीज भी पर्यटन का एक आकर्षण है, उसको प्रभावित करती है। दृश्य भूमि, पर्वत, झीलें, साफ सुथरे समुद्र तट, अभ्यारण्य या हमारे राष्ट्रीय जो उद्यान है, और हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र हैं, ये भी हम पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इतिहास और कला किसी देश की, वो भी पर्यटन को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। किसी क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थल हैं या कला के आकर्षण के केंद्र हैं, प्राचीन सुंदर नगर हैं, किले हैं, मंदिर हैं, गिरजे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये पर्यटन को प्रभावित करती हैं और पर्यटन के आकर्षण के केंद्रों के रूप में विकसित होते हैं। बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं,
या किसी देश की अर्थव्यवस्था इस तरह की है कि उसने अपने पर्यटन के व्यवसाय के रूप में विकसित किया है, तो वहाँ पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स हैं, कर्नाटक में मेडिकेयर है और ये कुर्ग हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जो सांस्कृतिक या अर्थव्यवस्था के पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में जो विकसित हुए हैं, ये भी पर्यटन के आकर्षण के रूप में विकसित होते हैं। एक नया शब्द आजकल पर्यटन के साथ जोड़ा जाने लगा है, वो है चिकित्सा पर्यटन। अब एक ये नया ट्रेंड है भारत जैसे कई देशों में कि जो यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं को पर्यटन के साथ जोड़कर कर इसको एक नाम दे दिया गया है चिकित्सा पर्यटन का। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं, और ये भारत ही नहीं और भी विश्व के कई देशों में बहुत तेजी से पनप रहा है। अगर हम देखें तो चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में आपका भारत है, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और लगभग हम भारत की अगर बात करें तो 2005 में यूएसए से ही, यूनाइटेड स्टेट्स से ही उपचार के लिए भारत में लगभग 55,000 रोगी भारत में आए हैं। और भारत विश्व के चिकित्सा पर्यटन के देशों में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। यहाँ पर महानगरों में जो हमारे उच्च स्तरीय अस्पताल है, समूचे विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं और उनको प्रभावित करते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त चिकित्सा के जो परीक्षण हैं, आंकड़ों का जो निर्वचन है, यहाँ पर जो जांच या रिपोर्ट्स तैयार होती है, इनके प्रति भी झुकाव लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर सस्ती होती हैं, बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी क्वालिटी की सेवाएं यहाँ के लोग इस तरह से देते हैं। तो भारत में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर इस तरह से बहुत तेजी से ये चिकित्सा पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कि नई सर्विस है और इसमें हम चिकित्सा को पर्यटन के साथ जोड़ते हैं। अगर देखें कि विदेशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपचार कराने के लिए आते हैं और यहाँ पर फिर उसके साथ साथ यहाँ के पर्यटन का आनंद भी लेते हैं, और ये मिलाकर जो सेवा बन जाती है ये चिकित्सा पर्यटन कहलाती है। इसको एक वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, और इस वीडियो के लिए हम इंडिया हेल्थ केयर टूरिज्म को इसका क्रेडिट देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो इस वीडियो हमने यूज किया इसका हमारा कोई भी कॉमर्शियल और मॉनेटरी बेनिफिट लेने का पर्पज नहीं है, केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हमने इस वीडियो को इस्तेमाल किया है, और आप इसको देखकर चिकित्सा पर्यटन को आसानी से समझ सकते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि भारत में किस प्रकार जो चिकित्सा पर्यटन है या मेडिकल टूरिज्म है उसका विकास हो रहा है और उसकी स्थिति भारत में क्या है। तो अब इसमें हम आगे जो अगला हमारा कंटेंट है चतुर्थक क्रियाएं है। तृतीयक क्रियाएं हमने देख ली हैं, अब चतुर्थक क्रियाओं में हम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चतुर्थक क्रियाकलापों में मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन और उनका प्रकीर्णन और सूचनाओं का जो उत्पादन है, ये चीजें शामिल होती हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप बेसिकली तृतीय क्रियाकलाप का एक आगे का भाग है, उसी को हम थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। इसमें हम सूचनाओं का संग्रहण करने वाले लोगों को, उनका उत्पादन करने वाले, उनका प्रकीर्णन करने वाले या उनकी व्याख्या और विश्लेषण करने वाले लोगों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो जो हमारे ऑफिस में जो कार्यालय भवन है, ये प्रारंभिक विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, और अस्पतालों के डॉक्टर्स के जो कार्यालय हैं उनमें, या रंगमंच कर्मी, लेखा कार्य, या जो हमारे कमीशन एजेंट्स, दलाली की फर्मों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। और ये ज्ञानोन्मुखी जो क्षेत्र है, ज्ञानोन्मुखी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स के प्रबंधकों से लेकर उनके परामर्शदाताओं तक, और जो सॉफ्टवेयर जो क्षेत्र है इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, सब चतुर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। और ये जो क्रियाकलाप हैं, ये अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं, और इनके लिए विशिष्टकृत ज्ञान और प्रौद्योगिकी और कुशलता की आवश्यकता होती है। इनका जो संबंध है वो प्रशासकीय सामर्थ्य से है, और ये सेवाओं के उच्चतर नमूने हैं। चतुर्थक क्रियाकलापों का जो आजकल बाह्य स्रोतन के माध्यम से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी इनका निर्वर्तन किया जा रहा है, और ये सेवा संसाधनों से बंधी हुई है। ये पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है और इनमें कौन कौन लोग इसके अंतर्गत शामिल हैं, मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपके सामने आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला जो इसका एक सेक्टर बनता है वो पंचम क्रियाकलाप है। पंचम क्रियाकलापों में वो सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना करने, उनका पुनर्गठन और उनकी व्याख्या करने, या आंकड़ों की व्याख्या और उनके प्रयोग के बारे में ये पर आधारित होती है। उच्चतम स्तर के निर्णय पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, नीतियों का निर्माण करने वाले लोग होते हैं, या उन पर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये पंचम जो क्रियाकलाप है, ज्ञान आधारित चतुर्थक सेवाओं से थोड़ा सा आगे बढ़ी हुई होती है। उनमें बहुत चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में सूक्ष्म अंतर है। वहाँ टेक्नोलॉजी पर आधारित लोग ज्यादा होते हैं, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो पावर वाले, नीतियों का निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसमें ये ई लर्निंग अनुसंधान करने वाले लोग, या आपके कानूनी या व्यावसायिक सलाह देने वाले लोग, या जो बैंकों में जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और ये एक ज्ञान के प्रक्रमण की एक नवीन एक विधा कहलाती है। और इसमें अब जो इनको व्हाइट कॉलर लोग भी इस सेवा को, या सफेद कॉलर लोग भी इस सेवा के करने वाले लोगों को कहा जाता है। अब एक इसमें आजकल जो कंसेप्ट चल रहा है वो है आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। ये क्या है? तो जब कंपनियां अपना कार्य बाहर के देशों को ठेका देकर पूरा कराते हैं, या इसमें लागत को कम करने किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंप देते हैं, तो उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। बेसिकली समुद्र पार के जो विकसित देश हैं, समुद्र पार के लोगों को ये इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जब बाह्य स्रोतन में काम समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर जाता है, तो इसे अवतरण या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन में सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता और कॉल सेंटर जैसी सेवाएं, या अभियांत्रिकी और विनिर्माण जैसी सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल है। आंकड़ों का प्रक्रमण प्रौद्योगिकी से संबंध एक ऐसी सेवा है जिसमें आसानी से एशियाई और पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के देशों में इसको आसानी से क्रियान्वित किया जा रहा है। और इन देशों के जो अंग्रेजी जानने वाले और अच्छी गुणवत्ता वाले और ये इसमें अपने कार्य में निपुणता वाले जो लोग हैं उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। तो इसको आउटसोर्सिंग इसको कहा जाता है। हालांकि आउटसोर्सिंग से कई समस्याएं भी हो रही हैं। जिन देशों में यह अपनाया जा रहा है तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उसका विरोध करते हैं। और ये जिन देशों को ये आउटसोर्सिंग सेवाएं दी जा रही है, वहां पर ये रोजगार का एक बहुत बढ़िया जरिया बनी हुई है। आउटसोर्स में के बने रहने का जो मुख्य कारण है वो तुलनात्मक लाभ है, क्योंकि ये विकसित देश, विकासशील देशों में ये सेवाएं बहुत सस्ती और दर पर प्राप्त हो जाती हैं, और आजकल इसमें बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। तो ये भी इसी से जुड़ी हुई एक आपका कंसेप्ट है जो आपके आउटसोर्सिंग का आपके सामने आ गया होगा।
अब एक और कंसेप्ट है जिस पर आपको देखना है, ये अंकीय विभाजन, डिजिटल डिवाइड। तो ये क्या है? आमतौर से सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है, इस पर आधारित जो विकास है पूरे ग्लोब में समान रूप से नहीं है। हर देश में सूचना और संचार की जो प्रौद्योगिकी का स्तर है वो समान नहीं है, समान रूप से नहीं है। और इसमें विकासशील देशों के नागरिकों को उसका, विकसित देशों के जो नागरिक हैं उनको उसका पूरा लाभ मिल रहा है, जबकि विकासशील देश इसमें पिछड़ रहे हैं। तो इसी अंतर को हम अंकीय विभाजन कहते हैं कि कौन देश अपने नागरिकों को किस स्तर पर कितनी आसानी से ये जो सेवाएं हैं, ये संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इसमें अगर हम एक देश के अंदर ही देखें तो वहां पर भी अंकीय विभाजन पाया जाता। जैसे भारत की अगर हम बात करें या रूस जैसे विशाल देश में बात करें, तो महानगरों में सूचना और संचार की जो टेक्नोलॉजी है इसका स्तर बहुत आगे है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभी भी पिछड़ी हुई अवस्था में। इसी को हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो ये डिजिटल जो डिवाइड है, ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के स्तर की बात करता है कि कितनी आसानी से, कितनी तेजी के साथ किस क्षेत्र में इसका प्रसार हुआ है। इसमें कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, कुछ क्षेत्र इसमें आगे निकल गए हैं। इसी विभाजन को हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा थी वो यहीं तक थी, और इसी के साथ मैं आपकी आज कक्षा को विराम देता हूँ। और प्यारे छात्रों, ये हमारी इस आप आज इस पूरे सत्र की अंतिम कक्षा है, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो पूरा हो चुका है। हमारी जो मानव भूगोल और भारत लोक और अर्थव्यवस्था की जो दोनों पाठ्य पुस्तक है, इस वर्ष के लिए जितना निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको हमने बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है। और आगे अगली कक्षाओं में अब हम आगे आपके लिए एक नए प्रयोग के साथ में, या तो प्रयोगात्मक भूगोल की कक्षाओं के साथ आपके सामने होंगे, या अब हम इसको फिर रिविजन के लिए आपकी कक्षाओं को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ये स्लाइड्स है उन बच्चों की जो पिछले गूगल फॉर्म में टॉप 10 बच्चे हैं। इसमें नम्रा खातून, शिवम, विवेक कुमार पांडे, योगिता, नेहा कौशिक, चंदा कुमारी। ये चंदा कुमारी लगभग लगभग हर हर क्लास में इसका नाम होता है। तो ये बहुत कौशिक, ये नवांशी माहेश्वरी, रोहित कुमार और कुसुम, ये टॉप 10 बच्चे हैं जो हमारे पिछले गूगल फॉर्म के जो उन्होंने किया है उसमें सबसे जल्दी और सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले, बिल्कुल 100% मार्क्स प्राप्त करने वाले छात्र। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। तो ये हम वो कह चुके हैं कि जो भी वीडियोस हमने इसमें इस्तेमाल की हैं उसका हमारा केवल और केवल जो पर्पज है वो एजुकेशनल पर्पज है। कोई भी कॉमर्शियल और मॉनेटरी बेनिफिट्स हम के उद्देश्य से हम इन वीडियोस का, इन फोटोज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इनके लिए हम स्पेशल, इनके सोर्स के लिए हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं। और उन सभी अपने गुरुजनों का जिनके माध्यम से, जिनकी किताबों को पढ़कर हमने ये लेक्चर की तैयारी की है या कक्षा के लिए मटेरियल तैयार किया, उनका स्पेशल थैंक्स है। स्पेशली हमारी एनसीईआरटी की बुक्स और जो हमारे बहुत सारे जो पेपर्स हैं हमारे प्रोफेसर्स के और हमारे साथियों को, उनके पेपर से जो हमने बदल दिया, उनका स्पेशल हम थैंक्स कहते हैं। और चैट बॉक्स में जो हमारे साथी हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्पेशली 2 साथी हमारे, वैसे तो बहुत सारे साथी हमारे चैट बॉक्स में रहे हैं, मैडम रुखसाना और निर्जा लांबा मैडम। इन्होंने लगातार हमारी कक्षाओं में उपस्थित रहकर हमारे छात्रों को लाभान्वित किया है। तो इनका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उन सभी साथियों का जो हमारी कक्षाओं में उपस्थित रहे हैं उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा का विराम करता हूँ, और एक नई कक्षा के साथ अगले वर्ष हम फिर दोबारा आपके सामने होंगे। जैसे ही जनवरी का महीना होगा और आपकी विंटर ब्रेक की छुट्टियां खत्म होगी, उसके फौरन बाद हम अपनी कक्षा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच।